अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी लैब में लेकर जा रहा हूं जहां पर एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम सन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सन के मुतालिक हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें मशहूर की गई हैं जिसका सन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने सन को एक ऐसी जगह बना दिया है जहाँ पर शैतानी काम होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सन में कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वहाँ का इक्विपमेंट कैसा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटियों से हर साल स्टूडेंट्स सन जाते हैं और वहाँ पर 6 महीने से 1 साल रहते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेते हैं। मेरे ज़ाती दोस्त भी सन में इस वक्त मौजूद भी हैं और वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। इसलिए आपको जब भी कोई ऐसी वीडियो नज़र आए या डॉक्यूमेंट नज़र आए जिसमें सन के बारे में बहुत बुरी चीज़ें बताई गई हों, बताया गया हो कि ये इवल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको डेटा के साथ मैं सन के बारे में बताने जा रहा हूं कि सन किस तरीके से काम कर रही है और उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो दुनिया में ब्लैक होल बना सकता है या दुनिया को ख़त्म कर सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ, और ये सफ़र है कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम और एटम से छोटे पार्टिकल्स को दरियाफ्त करना है, देखना है। क्या हम उसको अपनी आंख से देख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले 1834 में एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम है डिमिट्री मेंडलीव, उन्होंने हमें बताया कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं। उन्होंने एक टेबल बनाया और उसमें बेसिक एलिमेंट्स को लिखने का तरीका बताया। आज हम इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं और हमें पता है इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन एलिमेंट्स के बाद हमने दरियाफ्त किए एटम्स। हमें पता चला कि हर एलिमेंट मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बनता है। एटम को जांचने के लिए हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। पहले इंसान ये समझता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है। लेकिन मसला यहाँ पर यह था कि एटम और उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे थे कि रोशनी उनको टकरा कर वापस नहीं आ सकती थी। रोशनी की वेवलेंथ से छोटे थे, तो हम आँख से उनको नहीं देख सकते थे, हम माइक्रोस्कोप से उनको नहीं देख सकते थे। तो डायरेक्ट कोई भी मेजरमेंट का तरीका नहीं था, इसलिए हमने इनडायरेक्ट मेजरमेंट के तरीके ढूंढे। आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए जब उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड रखी गई तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड कर गए, जिस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं जो कि डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो हमें पता चला कि इसमें एक ऐसा हिस्सा है जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है, आज हम उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर इसी तरीके से गोल्ड फॉयल का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने देखा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन के अंदर कैसे देखना है? हमने एटम की साख्त का तो अंदाज़ा लगा लिया एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट से, लेकिन प्रोटॉन के अंदर कैसे देखना है? क्योंकि कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसके ज़रिए हम प्रोटॉन के अंदर देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ आपने ज़िंदगी में पहली मरतबा गाड़ी देखी है और बाहर से देखी है, आपको नहीं पता इस गाड़ी के अंदर क्या है। आप जांचना चाहते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ है, सीटें, उसका गियर बॉक्स, उसका स्टीयरिंग, शीशे, क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि 2 गाड़ियों को लें और उनको आपस में टकराएं। उनके जो भी चीज़ें बिखरेंगी उनको जांच कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गाड़ियों के अंदर क्या मौजूद था। लेकिन अगर उनकी स्पीड बहुत कम होगी तो आप उन गाड़ियों के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिखरेंगी नहीं, डैमेज नहीं होंगे, गार्बेज नहीं आएगा। लेकिन अगर इन गाड़ियों को हम बहुत स्पीड से आपस में टकराएं, बहुत तेज़ी से आते हुए टकराएं, तो उनके हिस्से दूर दूर जाकर गिरेंगे। कहीं स्टीयरिंग गिरेगा, कहीं उसकी सीट गिरेगी, कहीं उसका शीशा गिरेगा, बहुत सी चीज़ें, उसके इंजन के पार्ट्स गिरेंगे। तो आप देख सकते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल यही काम करने जा रहे हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल से, हम प्रोटॉन से।
हमने एक्सेलरेटर्स बनाए ही इसलिए कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाएं, ज़्यादा स्पीड पर लेके जाएं और फिर एक दूसरे से टकराएं। और जब वो टकराएंगे, जब दो प्रोटॉन आपस में टकराएंगे तो हमें उनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो नज़र आएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेटर्स बनाते हुए, जिनमें ज़्यादातर लीनियर एक्सेलरेटर थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक चार्ट बनाया जिसे स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी स्टैंडर्ड मॉडल दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास क्वार्क्स भी मौजूद हैं, इसमें आपके पास लेप्टॉन्स भी मौजूद हैं और इसमें आपके पास हिग्स बोसॉन और फोर्स कैरियर भी मौजूद हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल को समझना चाहते हैं तो मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, तख्ती प्लस स्टैंडर्ड मॉडल लिखे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन हम अभी भी यहाँ पर रुके नहीं, बल्कि हम मुसलसल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के पास पास होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम उनसे दूर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस कोलिजन से, जो कि मैटर में कन्वर्ट होती है। E=mc²। ये जुमले सन की वेबसाइट पर लिखे गए हैं, जिसमें बताया गया कि एनर्जी ऑफ द कोलिजन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैटर इन द फॉर्म ऑफ न्यू पार्टिकल्स। यानी न्यू पार्टिकल्स बनते हैं उस एनर्जी से। ये पार्टिकल्स जो कि उस टकराव की वजह से बनते हैं, डिके करते हैं। बहुत छोटा, बहुत थोड़ा इनका टाइम पीरियड होता है लाइफ का, तो ये थोड़ी देर के लिए बनते हैं और फ़ौरन डिके करते हैं दूसरे पार्टिकल्स में। तो अगर हमने इस कोलिजन को पूरे तरीके से पढ़ना है तो उस विंडो में जब ये डिके नहीं करते, हमने फ़ौरन इन पार्टिकल्स को जज करना है, इनकी मोशन को जज करना है, इनके एंगल को जज करना है, स्पीड को जज करना है और मोमेंटम और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको हमने देखना है, ताकि हम इनको डिके करने से पहले पहले पता कर लें। लेकिन अगर ये डिके कर जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। एक्सेलरेटर दो किस्म के होते हैं, एक लीनियर या स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटर होते हैं और दूसरे सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर एक्सेलरेटर्स अब आकर हमने बनाने शुरू कर दिए, जब लीनियर एक्सेलरेटर्स में हमें ये प्रॉब्लम आया कि हम एक हद से ज़्यादा स्पीड पार्टिकल्स की नहीं लेकर जा सकते। तो अगर एक गाड़ी है, फरारी है, जो कि फार्मूला 1 के ट्रैक पर है और वो ट्रैक सीधा है, तो उसने एंड तक जितनी स्पीड हासिल कर ली, उससे आगे वो स्पीड लेकर नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपके पास ट्रैक सर्कुलर है तो आप उस गाड़ी को बार बार उस सर्कुलर ट्रैक में घुमा घुमा कर स्पीड तेज़ कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन का ख़ास ख्याल रखना है कि गाड़ी ने ना तो ट्रैक से बाहर निकलना है, ना आउटर बाउंड्री को टच करना है, और दूसरा ये कि ट्रैक इतना बड़ा होना चाहिए कि गाड़ी तेज़ी से जाते हुए भी कर्व पाथ के अलॉन्ग जा सके। अगर सर्कुलर पाथ बहुत छोटा होगा तो ज़्यादा स्पीड गाड़ी हासिल नहीं कर सकेगी। हमने यही काम किया सन में हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया और उस पाथ में हमने गाड़ी की बजाय प्रोटॉन्स को घुमाना शुरू कर दिया और सब पार्टिकल्स को घुमाना शुरू कर दिया। दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये कि ये प्रोटॉन बाउंड्री के साथ टच ना करें, इस कोलाइडर की, इस हेड्रॉन कोलाइडर की बाउंड्री के साथ टच ना करें, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि इसका तफसीली मकसद क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोलाइडर जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा स्पीड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हासिल कर सकेंगे। तो प्रोटॉन 11,000 मरतबा इसका चक्कर लगाते हैं एक सर्कुलर पाथ का, जिसे LHC कहा जाता है। आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा। 11,000 मरतबा एक सेकंड में इसका चक्कर लगाते हैं 20 मिनट तक, ताकि वो अपनी रिक्वायर्ड स्पीड अटेन कर सकें। और उसके बाद हम उनको कोलाइड कराते हैं, और कोलिजन के बाद हमने बहुत से ऐसे बड़े कैमरे लगाए हुए हैं जो कि उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हमारे पास चाबिक भी होता है ताकि हम इन प्रोटॉन्स की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। तो थोड़ी देर बाद इनको चाबिक भी लगता है, जो कि टेक्निकल अल्फाज में मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताने जा रहा हूँ। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर का फ़ायदा यह है कि आप एक छोटे एक्सेलरेटर में पहले प्रोटॉन को घुमा सकते हैं, फिर बड़े में, फिर बड़े में, और फिर फाइनली आप उसे LHC में, जिसे हाइड्रॉन कोलाइडर कहा जाता है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर कहा जाता है, उसमें लेकर आ सकते हैं। हाइड्रॉन एक सबसेट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जो कि आने वाली वीडियोज़ में आपको चार्ट के ज़रिए बताया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं LHC, जो कि कहलाता है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, और
LHC वाक़या है सन में, दो मुल्कों की सरहद पर, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस। साथ आपको जिनेवा भी नज़र आ रहा है और एक लेक भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम इससे भी बड़ा, इसका डायमीटर 27 किलोमीटर है, इससे भी बड़ा एक हेड्रॉन कोलाइडर यहीं पर बनाने जा रहे हैं जिसका डायमीटर 100 किलोमीटर होगा। उसे FCC कहेंगे और उस पर भी आने वाले वक्तों में वीडियोस बनाई जाएंगी। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड आपको LHC एक्सेलरेटर नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ आप देखें तो आपको छोटे छोटे कई और एक्सेलरेटर कुछ इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको आने वाली एनिमेशंस में, आने वाली वीडियोस में नज़र आएंगे। आपके पास यहाँ पर बहुत से लीनियर एक्सेलरेटर भी हैं, स्ट्रेट एक्सेलरेटर जो कि हम देखेंगे, सर्कुलर एक्सेलरेटर्स भी हैं। LHC तो है ही सबसे बड़ा एक्सेलरेटर और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कैमरे फिट हैं। CMS, एटलस, एलिस, LHC भी यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जिसमें हम कायनात को भी परख रहे हैं, उसकी बर्थ को भी देख रहे हैं और कायनात के दूसरे नेचुरल प्रोसेसेस को भी देख रहे हैं, जो कि सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको बताऊंगा अपने इस सीरीज़ में कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स देख सकते हैं जो कि हम डिस्कस करने जाएंगे। ये वो पार्ट्स हैं जो कि एक्सेलरेटर्स भी हैं और इनमें डाटा कलेक्शन सेंटर्स भी हैं, इनमें कैमरा और सेंसर्स कैसे लगे होते हैं वो भी हम सब देखेंगे, मैग्नेट्स कैसे प्रोटॉन्स को मूव कराते हैं, अगली वीडियो उसी के बारे में है। फिर डाटा कलेक्शन सेंटर है क्योंकि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब यहीं से जनरेट हुआ, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सन ने हमें दिया। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि सन किस तरीके से अपना डाटा कलेक्ट करता है, उसको किस तरीके से पूरी दुनिया की लैब्स तक लेके जाया जाता है और क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। और उसके साथ हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ भी देखेंगे कि सन अपने आप को कैसे एक्सपेंड करने जा रहा है, कैसे हाई ल्यूमिनोसिटी LHC बनाने जा रहा है। FCC के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर जो कि 100 किलोमीटर का है वो कैसे काम करेगा और उसके साथ कॉम्पैक्ट लीनियर कोलाइडर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपने जहालत का रास्ता छोड़ना है और उन चीज़ों पर, ऐसी वीडियोस पर, ऐसे कॉलम्स पर और ऐसी चीज़ों पर कान नहीं धरने जो कि टोटल आपको गलत बताती हैं, जिनमें कोई हकीकत मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1929 में हबल अपनी लैब में बैठे टेलीस्कोप के ज़रिए दूर गैलेक्सीज़ का मुशाहिदा कर रहे थे। उन्हें साथ साथ हैरानी भी हो रही थी क्योंकि वो जितनी भी दूर की गैलेक्सीज़ को देखते थे वो उनको लाल रंग की नज़र आ रही थी। वो हैरान थे कि आखिर ये लाल रंग कहाँ से आ रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी। वो इस सवाल से परेशान थे और फिर अचानक उनका ख्याल गया डॉपलर इफ़ेक्ट की तरफ। डॉपलर इफ़ेक्ट हम साउंड वेव्स में, मैकेनिकल वेव्स में ऑब्ज़र्व करते हैं। जब भी हमारी तरफ एम्बुलेंस आती है तो उसके हमारी तरफ आने के साथ साथ उसकी आवाज़ तेज़ होती जाती है और जब वो हमसे दूर चली जाती है तो उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता हल्की होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर साइंसी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो जब वो हमारी तरफ ट्रैवल कर रही है, जो कि सोर्स है, तो उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जब सोर्स लिसनर की तरफ जाती है तो उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, इस वजह से हमें तेज़ आवाज़ आती है। और जब वो हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और इस वजह से उसकी आवाज़ हल्की होती है। इस किस्म का पैटर्न हमें नज़र आता है जिसे डॉपलर इफ़ेक्ट कहा जाता है। और बड़े अरसे तक ये समझा जाता था कि डॉपलर इफ़ेक्ट तो सिर्फ मैकेनिकल वेव्स पर अप्लाई होता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रोशनी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डॉपलर इफ़ेक्ट काम करता है तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आएगा
हम यहाँ पर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं जो कि सारा का सारा वेवलेंथ में बनाया गया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, गैमा वेव सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव्स होती हैं, इसलिए आपको उनकी वेवलेंथ कम नज़र आएगी, 10 की ताकत -16 नज़र आएगी। जबकि रेडियो वेव्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव्स हैं और आपको उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी नज़र आएगी। तो आपने स्केल का ध्यान रखना है। इस ग्राफ से हमें, इस पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि नीले रंग की रोशनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है। अगर सिर्फ विजिबल लाइट में हम देखें तो नीली रोशनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखती है और लाल रंग की रोशनी फ्रीक्वेंसी कम रखती है। तो मैं अगर किसी दूर की गैलेक्सी को देख रहा हूँ और उससे मुझ तक नीली रोशनी पहुँच रही है, यानी वो मुझे नीले रंग की नज़र आ रही है, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि वो गैलेक्सी आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही है, इसलिए उससे निकलने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है और वो नीले जोन में जा रही है। अगर एक गैलेक्सी मुझसे दूर जा रही है तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे आने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी और वो लाल रंग की आपको नज़र आएगी। हम जब इन रोशनियों का मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं स्पेक्ट्रम की दुनिया में, तो वहाँ पर भी हमें शिफ्ट नज़र आती है। मैं आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको मेन स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ हमारी तरफ आती है तो वो ब्लू शिफ्ट हो जाती है, उसका स्पेक्ट्रम ब्लूइश साइड पर चला जाता है। और जब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही होती है तो वो लाल रंग की तरफ मूव करती है, उसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट होता है, इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। इस तस्वीर में देखिए तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक गैलेक्सी एक तरफ को मूव कर रही है और अगर आप उस तरफ से उसको देख रहे हैं तो वो आपको नीले रंग की नज़र आएगी, क्योंकि वो आपकी तरफ मूव कर रही है, रोशनी कंप्रेस हो रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप उसके मुतज़ाद तरफ से उसको देख रहे हैं तो वो आपको लाल रंग की नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि वो आपसे दूर जा रही है और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो जो दूर गैलेक्सीज थी वो लाल रंग की नज़र आ रही थी। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हमारी वो गैलेक्सीज हमसे ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही और जो करीब की गैलेक्सीज थी वो हमसे कम तेज़ी से हमसे दूर जा रही हैं। अगर आप एक गुब्बारे पर 2 निशान लगा लें और उसमें हवा भरना शुरू कर दें तो जैसे जैसे गुब्बारा एक्सपेंड करेगा, फूलेगा, वो 2 पॉइंट आपस में दूर होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। अगर कोई चीज़ मुस्तकबिल में एक्सपेंड कर रही है तो वो माजी में कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, यानी उसका एक नुक्ता आगाज़ होता है, उसकी शुरुआत होती है, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग एक ऐसा इवेंट है जहां टाइम ने जन्म लिया और हमारी कायनात ने भी जन्म लिया। बिग बैंग के बारे में या इसको इनडायरेक्टली बताने में आइंस्टाइन ने बहुत मदद की, लेकिन आइंस्टाइन अपनी इक्वेशंस को सही समझ नहीं सके और उन्होंने यूनिवर्स की एक्सपेंशन को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक और साइंसदान जिनका नाम है जॉर्ज लेमायर, उन्होंने 2 साल पहले ही 1927 में ही बिग बैंग की प्रेडिक्शन कर दी थी कि हमारी कायनात वजूद में आई है और बाद में हमें पता चला कि वो 13.7 बिलियन साल पहले वजूद में आई थी और उसका एक आगाज़ है जहाँ पर एक धमाका हुआ और फिर उसी सेकंड में, जो पहला सेकंड है, उस सेकंड में इन्फ्लेशन हुई, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, बिग बैंग पर भी बना चुका हूँ और इस पर भी बना चुका हूँ। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि उस वक्त यानी पहले हिस्से में ट्रिलियंथ ऑफ फर्स्ट सेकंड में ऐसे अज्जा बनने शुरू हो गए थे जिनसे बाद में एटम बने और फिर हमारी गैलेक्सीज बनी। ये वो जगह है जहाँ पर क्वार्क्स और ग्लूऑन्स का एक सूप बन रहा है जिसे कॉस्मिक सूप कहा जाता है, यानी क्वार्क्स और ग्लूऑन्स पैदा हुए। तो मैं आपको यहाँ पर वो स्टेज दिखा रहा हूँ यूनिवर्स की जब ये पैदा हुआ और उसके बाद इन्होंने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनाए। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्वार्क्स होते हैं और ग्लूऑन्स होते हैं
और फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ने एटम्स बनाए, मॉलिक्यूल्स बने, और इस तरीके से फिर हमारे पास कम्प्लेक्स यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तो मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल दिखाता हूँ, और अब स्टैंडर्ड मॉडल में देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन के लिए क्वार्क्स हैं और उनके बीच में फोर्स कैरियर चेंज होते हैं जिन्हें ग्लूऑन कहा जाता है। तो क्वार्क्स जब फोर्स कैरियर यानी ग्लूऑन्स को एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का इंटरेक्शन बनता है, जिस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस सूप को पढ़ने के लिए हम दोबारा जाएंगे सन की तरफ, जहाँ पर हम मुख्तलिफ लैब्स में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी लैब है, एक ऐसा डिटेक्टर है, मैंने आपको बताया था कि LHC में मुख्तलिफ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पर कोलिजन्स करवाई जाती है, उनको डिटेक्ट किया जाता है, जिसका नाम है एलिस। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। तो जैसे आपको नाम से पता चलता है ये आयन्स को कोलाइड करता है, आयन्स को एक दूसरे से टकराता है और फिर उनके रिजल्ट्स देखता है। और इसी तरीके से इसमें हम बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को भी देख रहे हैं। ये कोलाइडर 26 मीटर लेंथ रखता है और 16 मीटर ऊंचा है, तो ठीक ठाक इसकी डायमेंशंस हैं। हम क्यों क्वार्क्स को पढ़ना चाहते हैं? एक तो ये कि वो प्रोटॉन बनाते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं, हमें इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ हमने आज तक क्वार्क्स को अलग आइसोलेटेड नहीं देखा। वो जब भी हमें नज़र आते हैं तो वो बंचेस में नज़र आते हैं और ग्लूऑन्स के साथ नज़र आते हैं, लेकिन हमने कभी भी इंडिविजुअली किसी क्वार्क को नहीं देखा। लेकिन ये वो ज़माना है बिग बैंग के बाद जब इंडिविजुअल क्वार्क्स एग्जिस्ट करते थे। तो हम स्टडी करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, आइसोलेटेड क्वार्क्स कैसे काम करते थे। तो जब हम अपनी यूनिवर्स की तरफ देखते हैं तो हमारी यूनिवर्स ने सिंपल फॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स फॉर्म लेना शुरू कर दी। आप यहाँ पर नीला एरो देख रहे हैं, तो नेचर आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होती जा रही है। अगर हम आज की चीज़ों को स्टडी करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा किसी भी चीज़ के तय में जाना। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटेशन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स बहुत सिंपल होती थी। तो अगर हमने क्वार्क्स को स्टडी करना है, ग्लूऑन्स को स्टडी करना है, क्योंकि हम एटम में भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फिर आगे क्वार्क्स की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एटम की गहराई में जा रहे हैं इसी तरीके से हम वक्त में पीछे जाना चाहते हैं। हम वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो कंडीशंस लाना चाहते हैं जहाँ पर ये प्रिमिटिव सूप मौजूद था। तो हम सिंपल फॉर्म स्टडी करना चाहते हैं यूनिवर्स की, और इस फॉर्म को हम एलिस में स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा साइंसदान काम कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की खबर है कि यहाँ पर जो 40 मुल्क काम कर रहे हैं उनमें से पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तानी साइंसदान भी काम कर रहे हैं। तो इस नक्शे में आपको पाकिस्तान भी नज़र आएगा, जो कि एक खुशी की बात है। तो हम 2 किस्म की कोलिजन्स करवाते हैं एलिस में। पहली कोलिजन है आयन्स की, और इसमें हम लेड आयन का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर आपको डॉक्टर डेलिफ कोशलर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि एक सोर्स लेके खड़े हैं। ये आयन्स की सोर्स है, लेड के आयन्स की सोर्स है। तो हम लेड के आयन्स को आपस में टकराते हैं और फिर प्रोटॉन्स को भी आपस में टकराते हैं, आयन्स और प्रोटॉन्स को भी आपस में टकराते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और जब हम ये कोलिजन्स करवाते हैं, स्पेशली जब लेड की कोलिजन होती है, तो ये कोलिजन सूरज की जो टेम्परेचर हैं उससे 5 लाख टाइम ज़्यादा गर्म होता है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव किस्म की कोलिजन होती है। लेड को जब हम लेड से कोलाइड कराते हैं तो हम पोस्ट बिग बैंग कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन कोलिजन से, एक कोलिजन से 10,000 पार्टिकल्स जन्म लेते हैं और फिर उनको स्टडी भी करना है और आगे उनको डिटेक्ट भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्रोटॉन कोलिजन में बहुत थोड़े पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, लेकिन जब आयन्स आते हैं, बड़े आयन्स आते हैं और उनकी कोलिजन होती है तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, जिनको स्टडी करने के लिए हमें अच्छे खासे डिटेक्टर्स चाहिए। तो इसलिए हमें एलिस की ज़रूरत है, और एलिस में 18 डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, जो कि सारी की सारी विकीपीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको उनके जो बड़े सेट्स हैं वो यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक कोलिजन हुई और उसमें से सब पार्टिकल्स बाहर निकले,
और आपने मेजर करना है। तो एक तरीका ये है कि आप उनके मोमेंटम को मेजर करें। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, तो आप उनके मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हेलिकल फॉर्म में स्वेल करते हुए जाते हैं। तो आपको कई जगह पर एलएस की तस्वीरें आएंगी नज़र, जहाँ पर आपको ऐसे पार्टिकल जाता हुआ नज़र आएगा, स्वेलिंग पार्टिकल नज़र आएगा। तो आप समझ लें कि ये वो पार्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट है। तो पहली चीज़, हम ऐसे डिटेक्टर्स बनाते हैं जो कि मोमेंटम को डिटेक्ट कर सकें। दूसरा, हम ट्रैकिंग डिटेक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पर मैं बैरल ट्रैकिंग की बात करूँगा, जो कि उनकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट कर सकें। तो ऐसे पार्टिकल्स अगर जनरेट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं, तो हम उनकी चार्ज के ज़रिए उनको ट्रेस कर सकते हैं और उसके बाद हम उनको प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का एक पूरा सिस्टम हमारे पास मौजूद होता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ, जो कि उनको प्लॉट करता है और उनके पाथ को कम्प्लीटली जनरेट करता है। इस सिस्टम में भी मुऑन्स को डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसके लिए ख़ास चैम्बर बनाया जाता है जिसे मुऑन चैम्बर कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास कैलोरीमीटर्स भी लगे होते हैं जो कि मुख्तलिफ जनरेट होने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की उनकी बेसिस पर ये कौन सा पार्टिकल हो सकता है। लेकिन कैलोरीमीटर की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। वो कुछ पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते उनकी एनर्जी की बेसिस पर। वो मुऑन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो किस्म के कैलोरीमीटर्स बताने जा रहा हूँ। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर, जो कि आयॉन्स की टक्कर के बाद जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनकी मेजरमेंट करता है, उनकी एनर्जी की मेजरमेंट करता है और हमें उनके बारे में बताता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक हाइड्रोनिक कैलोरीमीटर भी है, जो कि हाइड्रॉन्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक को मेजर करता है, उनकी एनर्जी मेजर करता है और फिर हमें बताता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेक्टर्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगे एलिस में लगे हुए। लेकिन एलिस में एक पूरा डाटा एनालिसिस सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में है। तो उनके नाम बड़े मज़े के। पहले का नाम है डेट और दूसरे का नाम है अफेयर। तो आपने ध्यान रखना है, और मैं भी देख रहा हूँ कि मेरी बेगम पास तो नहीं है कहीं, आपको समझाने के लिए ये वर्ड बोलना भी मुझे महंगा पड़ सकता है। तो जो डेट है वो है डाटा एक्विजिशन एंड टेस्ट एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक पूरा कंट्रोल रूम होता है जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं जिन पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ईथरनेट इस्तेमाल हो रहा होता है। जब प्रोटॉन से टकराता है तो बहुत थोड़ा डाटा जनरेट होता है जिसको जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेकिन जब आयॉन्स, लेड आयॉन्स आपस में टकराते हैं तो हमारे पास बेइंतहा डाटा आता है। और सन की साइट ये बताती है कि हमारे पास एक साल में 1 पीटाबाइट डाटा जनरेट होता है, जिसको हमने रिकॉर्ड भी करना है, सेव भी करना है और उसे प्रोसेस भी करना है। तो यहाँ पर डाटा एक्विजिशन एंड टेस्ट एनवायरनमेंट है जो कि डाटा को एक्वायर करती है और मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट एप्लीकेशंस चलाती है। फिर उसके साथ साथ मैंने अफेयर के बारे में आपको बताया। तो अफेयर है फ्लेक्सिबल फैब्रिक एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर। पता नहीं इन्होंने इसका नाम अफेयर क्यों रखा। ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, एलएस की डाटा को गैदर करता है, जो नोड्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है, उनके बीच में राब्ते का ज़रिया बनता है और डाटाबेस रॉबिन एंड राउंड बेसिस पर डाटा बेसिस को मेंटेन करता है। इसका ये भी काम है कि इसमें प्लॉट करने हैं। जो आपको प्लॉट्स नज़र आते हैं, बाज़-औक़ात ट्रेजेक्ट्रीज नज़र आती हैं, वो ये जनरेट करता है और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिसका नाम है रूट, जो कि बड़ा आम सा सॉफ्टवेयर है। और फिर हम चलते हैं अपने आखिरी सिस्टम की तरफ जो कि है मैस स्टोरेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि डाटा को आर्काइव करता है। इसमें हमारे पास दो किस्म की स्टोरेजेस होती है, क्योंकि इसने 1 पीटाबाइट डाटा को स्टोर करने पर ही है। एक स्टोरेज जिसे हम ग्लोबल डाटा स्टोरेज GDS कहते हैं, ये टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है। इसमें आप थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करते हैं, उस पर मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स लगाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक हमारे पास परमानेंट आर्काइव है जिसे हम परमानेंट डाटा स्टोरेज PDS कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म डाटा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से हमारे पास हार्डवेयर भी है, हमारे पास डिटेक्टर्स भी हैं,
हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम भी है, हमारे पास डेटा एक्विजिशन के सॉफ्टवेयर्स भी हैं और डाटा को प्लॉट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो एलिस एक पूरा सिस्टम है जिसमें काम इस वक्त जो बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनमें से एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो कि है कि हमने बिग बैंग के पहले सेकंड को जज करना है, उसको देखना है, उस पर रिसर्च करनी है और उसमें स्पेशली जो हमारे पास कॉस्मिक सूप आया था क्वार्क्स का और ग्लूऑन्स का, उन पर रिसर्च करनी है। हम यहाँ पर 5 से 6 मेजर एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं मुख्तलिफ सालों में और हम कोलिजन्स करवा चुके हैं आयन के साथ भी और आयन की प्रोटॉन्स के साथ भी, और उससे मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च रिजल्ट्स भी ले चुके हैं। जितनी भी कायनात हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारी कायनात का 5% है। हमारी कायनात का 95% हिस्सा जो कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर मुहित है, उसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा कम जानते हैं। तो जितनी रिसर्च साइंस में हो रही है वो ज़्यादातर यूनिवर्स के कायनात के सिर्फ 5% पर हो रही है। आपको मैं लेकर चलता हूं डार्क मैटर की तरफ, एक ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल जिसके बारे में हम आज तक जान नहीं सके कि ये किस तरह काम करता है। 1933 में कैलटेक के एक साइंसदान जिनका नाम है फ्रिट्ज ज़ुइकी, उन्होंने पहली मर्तबा डार्क मैटर के बारे में पब्लिकेशन की। दुनिया उस वक्त तक डार्क मैटर को नहीं जानती थी। उन्होंने गौर किया कॉमा क्लस्टर पर, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद थी, और उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज की स्पीड बहुत ज़्यादा है, रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद भी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर नहीं जा रही। हालांकि बज़ाहिर तो उनका मास कम लग रहा था और उनकी स्पीड ज़्यादा थी, तो उनको तो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था और क्लस्टर से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि किसी न किसी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे के पास हैं। ये ग्रेविटेशनल एनॉमली है। आखिर उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी मजबूत कैसे हुई? क्योंकि उनका मैस तो बज़ाहिर नज़र आने में बहुत कम था। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मटेरियल का नाम दिया जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर को समझने के लिए और ज़ुइकी और उनके बाद आने वाले साइंसदान की तौर को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मिसालें देता हूँ। हम अपने सोलर सिस्टम से कहानी का आगाज़ करते हैं जिसके बीच में एक सन है और 8 सियारे उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे तेज़ी से उसके गिर्द, सन के गिर्द कौन सा सियारा चक्कर लगा रहा है? सबसे करीब जो सियारा है मरकरी। मरकरी की ऑर्बिटल स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ। फिर आप देखें वीनस की है। जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाएंगे, प्लैनेट्स की, सियारों की ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी। प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड सबसे कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्लो होती जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारा ख्याल था कि गैलेक्सी में होता है, क्योंकि गैलेक्सी के बीच में मौजूद है एक ब्लैक होल और उसके गिर्द सारे सोलर सिस्टम्स, सारे सूरज चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि ब्लैक होल के पास जो सोलर सिस्टम्स होंगे या सूरज होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगाएंगे, और जो हम ब्लैक होल से दूर जाते जाएंगे इनकी रफ्तार चक्रों की कम होती जाएगी, इनकी ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी। और हमारा ख्याल हमने एक लाल रंग की लाइन में शो कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो ये बता रही थी कि ऑर्बिटल स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन जब हमने मेजरमेंट की तो चीज़ इसके बरक्स निकली। हमने देखा कि जैसे जैसे हम ब्लैक होल से दूर जाते हैं तो ऑर्बिटल स्पीड एक जगह पर जाकर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। कई ऐसे सितारे जो बहुत ज़्यादा दूर हैं वो तकरीबन एक ही ऑर्बिटल स्पीड के साथ, रोटेशनल वेलोसिटी के साथ ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं, और ये चीज़ हमें दिखा रही है सफ़ेद लाइन। अब साइंसदान बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद रीडिंग्स गलत आ गई। उन्होंने 1000 और गैलेक्सीज़ का मुशाहिदा किया और उनको तमाम गैलेक्सीज़ में यही चीज़ नज़र आई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ। जब आप एक दूर गैलेक्सी को देखते हैं
तो उसका मैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी स्टार का मैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने अपने स्टार का मैस कैलकुलेट करना है तो सपोज हम एक प्लैनेट लेते हैं जो कि है जुपिटर, बहुत बड़ा प्लैनेट है, और स्टार के और उसके बीच में रेडियस का हमें पता है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जुपिटर का मैस आएगा, सन का मैस आएगा और उनका जो रेडियस है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर आएगा। लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से हमें एक और फॉर्मूला भी मिलता है जो कि mv² डिवाइडेड बाय r है। इन दोनों को बराबर रख दें, इक्वेट कर दें, और यहाँ से आप सूरज के मैस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि है v² r डिवाइडेड बाय g। तो हमें v का मतलब रोटेशनल वेलोसिटी वो पता है, और g कांस्टेंट है, पूरी कायनात में एक जैसा है, रेडियस का हमें पता है, तो हम सूरज का मैस निकाल सकते हैं। लेकिन अब गैलेक्सी का मैस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे तरीके से निकालेंगे। गैलेक्सी की जो स्पीड है, क्योंकि अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए v, उसका स्क्वायर लेना, तो मुझे वेलोसिटी या स्पीड चाहिए गैलेक्सी की, r चाहिए जिस सूरज के साथ आप ब्लैक होल का डिस्टेंस लेंगे, और g तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो तो हर जगह एक जैसा है। जो गैलेक्सी की स्पीड है वो हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के साथ। तो अगर गैलेक्सी मुझसे दूर जा रही है वो बहुत ज़्यादा लाल होगी, इस पर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, रेड शिफ्ट पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसका स्पेक्ट्रम देखूंगा और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर वो मेरी तरफ आ रही है, अज्यूम करते हैं, तो वो नीले रंग की होगी। तो गैलेक्सी की स्पेक्ट्रम की शिफ्ट देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। और जब हमें स्पीड का पता चल गया तो उसके साथ एक, जिस तरीके से जुपिटर लिया था, अब हमने एक सन लेना है और सन के साथ रेडियस लेना है, और फिर हम पूरी गैलेक्सी की कैलकुलेशंस करके उसका मैस निकाल सकते हैं एक आउटर सन के साथ। और जब हमने आउटर सन के साथ गैलेक्सी का मैस निकाला तो वो 46 बिलियन टाइम्स आया हमारे सूरज से, 46 बिलियन टाइम्स। अब एक और मेथड भी है जिससे हम गैलेक्सी का मैस निकाल सकते हैं, और ये मेथड है उसकी ब्राइटनेस पर। पहला हमने ऑर्बिटल स्पीड पर जो मेथड था उससे 46 बिलियन निकाल लिया। अब दूसरा जो था मेथड वो है ब्राइटनेस पर, कि वो गैलेक्सी जो चमकती है उसकी ब्राइटनेस से, जिस तरह बिल्कुल एक टॉर्च चमकती है, और टॉर्च अगर हमारे करीब आएगी तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, दूर होगी तो ब्राइटनेस कम होगी, अगर वो बड़ी होगी तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, छोटी होगी तो ब्राइटनेस कम होगी। तो हम बड़े आसानी से मैस निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं, जो कि मैं आपको यहां पर एक ग्राफ दिखा रहा हूं जो कि एक स्टार की ब्राइटनेस और उसके मैस के बीच में आपको रिलेशन देती है। तो जब आपने एक स्टार का मैस निकाल दिया और गैलेक्सी में मौजूद जितने भी स्टार्स हैं उनका इंडिविजुअली मैस निकालकर ऑन एवरेज करेंगे तो आपको गैलेक्सी की ब्राइटनेस की बेसिस पर मैस पता चल जाएगा। और जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो आई 7 बिलियन मैसेज ऑफ सन। अब ऑर्बिटल स्पीड ये कह रही है गैलेक्सी की कि उसका मैस है 46 बिलियन, जबकि उसकी ब्राइटनेस ये बता रही है कि उसका मैस है 7 बिलियन। ये बड़ा मुश्किल काम था। फिर साइंसदानों ने मल्टीपल गैलेक्सीज की, सैकड़ों गैलेक्सीज की रीडिंग्स ली और उन सब में तकरीबन यही फ़र्क आ रहा था। तो अब हमें अंदाज़ा तो होना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई मसला है जो हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड गैलेक्सी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि बिल्कुल मैच कर रही थी उसके ज़्यादा मैस के साथ, क्योंकि अगर उसका मैस ज़्यादा होता है तो उसकी स्पीड को हम एक्सप्लेन कर सकते थे कि ठीक है, अगर उसका मैस ज़्यादा है तो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर्स और जितने भी साइंसदान थे उनका ध्यान गया हाइपोथेटिकल मटेरियल की तरफ, जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं, जो कि मैस रखता है और वो गैलेक्सी के बाहर एक शेल की तरह मौजूद है। बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गैलेक्सी की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होने की वजह ये डार्क मैटर है। डार्क मैटर का सबूत एक और तरफ से आइंस्टाइन की इक्वेशंस की तरफ से भी आया। आइंस्टाइन की इक्वेशंस हमें बताती हैं कि रोशनी जब भी स्पेस में ट्रेवल करती है तो अगर ग्रेविटी से उसका सामना होता है, क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक बेंड डालती है, वार्प करती है उसको, तो वो बेंड हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है, लाइट उस पाथ में से गुजरती है। साइंसदान बहुत सी दूर की गैलेक्सीज का मुशाहिदा कर रहे थे, लेकिन गैलेक्सीज के मुशाहिदा करने में उन्हें जो मसला आ रहा था वो ये था कि गैलेक्सीज के इमेजेस मल्टीपल जगहों पर नज़र आ रहे थे फोटोग्राफ के।
अब ये बड़ी हैरानी की बात थी। लेकिन फिर अचानक उन्हें ये चीज़ क्लिक हुई कि गैलेक्सी से जो रोशनी आ रही है, बीच में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आ रही, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जो कि डार्क मैटर है। उसकी ग्रेविटी की वजह से रोशनी बेंड हो रही है और हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग पर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं और उसी वजह से हमें मल्टीपल इमेजेस नज़र आ रहे हैं एक ही गैलेक्सी के। तो ये हमारे पास तीसरा सबूत था जिसे हमें पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। तो डार्क एनर्जी जो कि एक और फिनोमिना है, वो हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। वो हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, दूर की चीज़ें हमसे दूर जाती जा रही हैं, लेकिन वो डार्क मैटर नहीं है। डार्क मैटर हमने डिटेक्ट किया जो कि गैलेक्सीज की रोटेशन में हमें नज़र आ रहा है, वो गैलेक्सीज की रोटेशन में नज़र आ रहा है। डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। तो दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन अब डार्क मैटर बना किस चीज़ का हुआ है, इस पर बहुत सी थेरीज दी गई। पहले कहा गया कि जुपिटर के साइज के बराबर प्लैनेट से बना हुआ है, लेकिन अगर जुपिटर के साइज के मुताबिक बराबर प्लैनेट से बना होता तो हमारे सोलर सिस्टम में तकरीबन 1000 जुपिटर होते, इतना डार्क मैटर मौजूद है। लेकिन हमें तो अपने सोलर सिस्टम में कहीं जुपिटर जैसे बहुत प्लैनेट नज़र नहीं आ रहे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर कहा गया कि ड्वार्फ स्टार से बनता है, छोटे छोटे स्टार से जो ज़्यादा शाइन नहीं करते, लेकिन वो भी हमें अपने सोलर सिस्टम में, पास के सोलर सिस्टम में नज़र नहीं आते। फिर एक थ्योरी आई कि ब्लैक होल से डार्क मैटर बनता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? जब एक सितारा, बड़ा सितारा बूढ़ा हो जाता है तो वो फटता है, सुपरनोवा होता है और ब्लैक होल बन जाता है। डार्क मैटर बहुत ज़्यादा है हमारी कायनात में, तकरीबन 24% हमारे पास डार्क मैटर है। अगर इतना डार्क मैटर है तो फिर तो हर जगह पर सुपरनोवा हो रहा होता और सितारे फट रहे होते और ब्लैक होल्स बन रहे होते, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा ब्लैक होल होते जो कि डार्क मैटर को बनाते। लेकिन ये चीज़ भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। डार्क मैटर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि हमें अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को बेहतर करना चाहिए। न्यूटन के लॉज इन गैलेक्सीज में मौजूद मैस को पूरे तरीके से बयान नहीं कर पा रहे, तो हमें न्यूटन के लॉज को मॉडिफाई करना चाहिए। मॉडिफाइड ग्रेविटी की थ्योरी लानी चाहिए, इसको मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरी कहते हैं, और उसकी बेसिस पर हम डार्क मैटर को एक्सप्लेन करें। और डार्क मैटर कोई चीज़ नहीं है। जबकि एक और साइंसदानों का स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि ये कहता है कि नहीं, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। उसका भी एक डार्क प्रोडिक्ट टेबल होगा, उसका भी एक डार्क स्टैंडर्ड टेबल होगा, उसके डार्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डार्क प्रोटॉन्स होंगे, डार्क न्यूट्रॉन्स होंगे। डार्क मैटर में आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक अलग स्कूल ऑफ थॉट, और इसी वजह से हम कुछ हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स को ढूंढ रहे हैं जो कि हमें एक्सप्लेनेशन दे सकें कि उनसे, उनके कॉम्बिनेशन से डार्क मैटर बनता है। उनमें एक है विम्प, WIMP, और इससे बनता है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। न्यूट्रॉन की तरह एक स्टेबल और हैवी पार्टिकल है जो कि न्यूट्रॉन से तकरीबन 10,000 गुना ज़्यादा मैस रखता है। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं विम्प को डिटेक्ट करने के लिए। सन में भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एटलस में किस तरीके से विम्प को ढूंढा जा रहा है। और भी दुनिया में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमें विम्प पार्टिकल मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, हम समझते हैं, वीकली इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा एक पार्टिकल है जिसे एक्सियन कहा जाता है। इसको भी हम ढूंढ रहे हैं कि ये पार्टिकल अगर हमें मिल जाता है तो हम ये बयान कर सकें कि डार्क मैटर शायद एक्सियन से मिलकर बनता है, लेकिन आज तक हम इसे भी ढूंढ नहीं सके। बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि X17 पार्टिकल, जो कि अभी रिसेंटली रिसर्च पेपर्स में आया, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, जो कि हमें एक 5वीं फोर्स के बारे में बता रहे हैं। उसका फोर्स कैरियर साबित किया जा रहा है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो हमें डार्क मैटर की डिटेल्स देता है, और वो पार्टिकल उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब नॉर्मल मैटर डार्क मैटर के साथ कभी किसी खास कंडीशन में इंटरेक्ट करता है। हर वक्त नहीं करता, लेकिन कोई ऐसी खास कंडीशन आती है जिसमें नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर X17 पार्टिकल्स बनते हैं। इसी वजह से वो हमें हर जगह पर नज़र नहीं आ रहे, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस पर भी अभी साइंसदानों की जो राय है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है।
LHC में ही एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे Na64 एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और इसमें भी डार्क मैटर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक हमें डार्क मैटर के बारे में मालूम नहीं हुआ कि इसकी मेक क्या है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है।
फील्ड कई किस्म की होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक मैग्नेट दिखाया है, एक मैग्नेट के इर्द गिर्द उसकी फील्ड होती है। अगर यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक कंपास रखें तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। उससे हमें अंदाज़ा होगा कि उस मैग्नेटिक नीडल पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि ये मैग्नेट कर रहे हैं, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद होगी। इसी तरीके से एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर यहाँ पर हम एक छोटा पार्टिकल रख दें, चार्ज पार्टिकल रख दें, तो वो या तो इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा, तो वो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो फील्ड में आप फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। फील्ड आपको ज़रूरी नहीं है कि नज़र आए। हम आज जिस फील्ड की बात करेंगे उसको हिग्स फील्ड कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको हिग्स फील्ड दिखाई है, और बीच में जो पार्टिकल है जिसकी वजह से ये फील्ड बनती है उसे हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। ये चीज़ सबसे पहले हमें बताई प्रोफेसर पीटर हिग्स ने, और उन्होंने हमें बताया कि दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं वो मुख्तलिफ मैस रखते हैं। कुछ का मैस ज़्यादा होता है और कुछ का मैस कम होता है, पर ये मैस आता कहाँ से? पीटर हिग्स का ख्याल ये था कि एक यूनिफाइड फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि एंटायर यूनिवर्स में है, हमें नज़र नहीं आती, और जो चीज़ें उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, उस फील्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, उन चीज़ों का मैस ज़्यादा होता है, और जो चीज़ें उनके साथ इंटरेक्ट कम करती हैं उनका मैस कम होता है, और जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करती उनका मैस होता ही नहीं है, वो मैसलेस होती हैं। इस आइडिया को अब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं हिग्स फील्ड की एग्जांपल पानी से दूंगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पानी है, ये हिग्स फील्ड है, और एक पार्टिकल जो है जिसे हम गाड़ी कह सकते हैं, ये उसमें से गुजर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। देखें, ये पानी को बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, पानी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। हिग्स ये कहते हैं, प्रोफेसर हिग्स ये कहते हैं कि इस जीव का मैस जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इस फील्ड को बहुत ज़्यादा अल्टर कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। जबकि आप इसी तरीके की एक और गाड़ी देखिए, ये गाड़ी भी पानी में से गुजर रही है, पर इस गाड़ी के गुजरने से पानी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, ये पानी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो इस गाड़ी का जो मैस होगा वो कम होगा। ये थी बेसिक थ्योरी हिग्स फील्ड की। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो चीज़ें, जिस तरह ये पानी है, ये एक सी है, अगर आप इस समंदर को देखें तो ये जो इसका पानी है इसको हम हिग्स फील्ड कहते हैं, और इसके अंदर ये मुख्तलिफ मैटर के पार्टिकल्स हैं। अब जो पार्टिकल ज़्यादा इस पानी की लहरों को, पानी को डिस्टर्ब करेगा, उसका मैस उतना ही ज़्यादा है। अगर ये छोटी मछली है और ये कम इस पानी को डिस्टर्ब करेगी तो इसका मैस कम होगा, और अगर ये बड़ी मछली ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी तो इसका मैस ज़्यादा होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिस चीज़ का साइज़ बड़ा है वो हमेशा ज़्यादा मैस की होगी। मसलन हम क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस बहुत कम है, और क्वार्क्स जो है उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से 350,000 टाइम्स ज़्यादा मैस होता है। हमारे ख्याल में बहुत अरसे तक लोग ये समझते थे, साइंटिस्ट ये समझते थे कि क्वार्क्स का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होगा, पर आज हम ये जानते हैं कि नहीं, ये तो क्वार्क जो है उसका साइज़ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। फिर इन दोनों का मैस बराबर क्यों नहीं है? और उसकी वजह हिग्स फील्ड है। अगर आप क्वार्क को देखें तो वो जब हिग्स फील्ड से गुजरता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हिग्स फील्ड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए क्वार्क जो है उसका मैस बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस जो है वो बहुत कम है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्वार्क नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि ये जब फील्ड में से गुजर रहा है तो ये फील्ड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप यहाँ पर देखें तो फील्ड के नीचे एक आपको बैंड नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड को बैंड कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हैवी है और वो फील्ड को कम बैंड कर रहा है। ये सारी हिग्स फील्ड है जो कि हमें नज़र नहीं आती, पर ये हर जगह मौजूद है। और आप एक मैसलेस पार्टिकल को देखें जिसे हम फोटोन कहते हैं, एक्चुअली इसका कोई मैस नहीं होता, तो ये हिग्स फील्ड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ों में मैस की जो इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आता है हिग्स फील्ड से। इस पानी की एग्जांपल ले लीजिए, आप इस पानी को हिग्स फील्ड समझिए। पानी एक कॉन्टिन्यूस मीडियम होता है, इसमें होल्स नहीं होते,
पर अगर आप इसको देखें तो ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, पानी के मॉलिक्यूल से, जिसमें हमें जो यूनिट नज़र आता है वो H2O का नज़र आता है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पानी कहते हैं। इसी तरीके से हिग्स फील्ड जो है वो भी पानी की तरह एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, एक फील्ड है, और उसको बनाने के लिए भी पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं, जिन्हें हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये जो पार्टिकल होते हैं ये इस फील्ड बनाने में बेसिक किरदार अदा करते हैं। तो हिग्स बोसॉन जो है ये पार्टिकल होता है और इसके गिर्द हिग्स फील्ड जो है वो आपको नज़र आती है। और इनमें जब भी कोई मटेरियल ट्रेवल करता है, मैटर जो है वो इसमें ट्रेवल करता है, तो उसका मास जो है वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है कि वो इस फील्ड को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो इस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो उसका मास कम है, और अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है तो उसका मास बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि साइंटिस्ट ने जब हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में हमें थ्योरी दी तो हिग्स बोसॉन का अपना मास जो है वो कैलकुलेट करने में नाकाम रहे। वो हिग्स बोसॉन के पार्टिकल के मास को डिटरमिन नहीं कर सके। पर मैथमेटिक्स ने हमें ये बताया कि एक्चुअली हिग्स बोसॉन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और हिग्स फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है? हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो हैं ये बहुत थोड़े अरसे के लिए ज़िंदा रहते हैं, यानी इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम होता है और बहुत जल्दी ये क्वार्क्स में और फोटॉन्स में डिके कर जाते हैं। तो ये इनकी लाइफ बहुत कम होती है। जब बिग बैंग हुआ, हमारी यूनिवर्स जो है उसका स्टार्ट हुआ, तो मैटर कैसे बना, इसके लिए साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते रहे। अब साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वहाँ पर दो बेसिक चीज़ें हुई, और वो ये कि जैसे ही बिग बैंग हुआ हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आ गए, वो प्रोड्यूस हुए, और उनके साथ साथ हिग्स फील्ड भी आई। अब हिग्स फील्ड जो है उसने एक और काम किया और हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो है वो कुछ देर बाद डिके कर गए। जैसे वो डिके किए तो वो उन्होंने क्वार्क्स बनाए, उन्होंने फोटॉन्स बनाए, और क्वार्क से हमें पता है कि जब क्वार्क्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की शक्ल में आ गए, और न्यूट्रॉन से आगे, प्रोटॉन से आगे हमें न्यूक्लियस और फिर एटम मिलना शुरू हो गए। तो ये सब शुरुआत कैसे हुई? हिग्स फील्ड से हुई। अब आप कहेंगे इसमें हिग्स बोसॉन जो है उसने तो हिस्सा लिया, पर हिग्स फील्ड का क्या रोल था? हिग्स फील्ड जो है उसने क्वार्क्स जो है उनको इकट्ठा किया, मैटर को इकट्ठा किया। मैटर बड़ा स्लोली मूव कर रहा था, जैसे पानी में फिश मूव करती है, इसी तरीके से हिग्स फील्ड में मैटर जो है वो स्लोली मूव कर रहा था। और हिग्स फील्ड अगर ना होती तो शायद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ना बन सकते क्वार्क से मिलके। तो एक तो हिग्स बोसॉन जो है वो डिके हुआ और उसने पहले क्वार्क को जन्म दिया, और उसके साथ साथ उससे जो फील्ड जनरेट हो रही थी उस फील्ड ने इन क्वार्क्स को इकट्ठा किया, और फिर हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आए जिन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स बनाए, एटम्स बनाए, और फिर हमें स्टार्स मिले और गैलेक्सीज मिली। तो ये सब कुछ पहले सेकंड में हुआ। बिग बैंग के पहले सेकंड में हिग्स फील्ड जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुकी थी और आज तक एग्जिस्ट करती है। और इसी तरीके से जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है वो भी मार्ज़े वजूद में आ गए थे, जो कि बहुत जल्दी क्वार्क्स में डिके हुए, और फिर हमारा सफ़र जो है यूनिवर्स का वो शुरू हुआ। तो ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। इस चीज़ को कुछ साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मॉडल के साथ भी एक्सप्लेन किया है। स्टैंडर्ड मॉडल एक बेसिक मॉडल है जो कि देखने में तो बहुत छोटा है, पर इससे आज तक जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं या जितना भी फिनोमिना हुआ है, चाहे वो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में, वो एक्सप्लेन होता है। यहाँ पर हम दो किस्म के पार्टिकल्स को करेक्टराइज करते हैं। एक पार्टिकल वो होते हैं जिनको हम फर्मियॉन्स कहते हैं, ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इनसे मैटर की चीज़ें बनती हैं, मसलन क्वार्क्स हैं जिनसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बनते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लेप्टॉन्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे पार्टिकल हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, जो कि एटम को बनाते हैं, और फिर उससे आगे हम स्टार्स देखते हैं और दूसरी चीज़ें देखते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ है उसको हम फोर्स कैरियर कहते हैं। ये हमारे पास फोर्स कैरियर्स हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि फोर्सेस को जनरेट करते हैं, मसलन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरेट फोटॉन्स करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जी और डब्ल्यू बोसॉन्स हैं और ग्लूकॉन्स हैं। ग्लूकॉन्स जो हैं ये दोनों जो हैं वीक एंड जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको जनरेट करते हैं।
एक और फोर्स भी हमारे पास होती है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, पर अभी तक हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो किस पार्टिकल से जनरेट होती है। पर आपको अब ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, और यहाँ पर वो पार्टिकल्स हैं राइट साइड पे जो कि फोर्सेस जो है उनको जनरेट करते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अब हिग्स बोसॉन जो है वो भी आ रहा है और इस पर फर्दर रिसर्च हो रही है। जिन साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मॉडल दिया था उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि इस चीज़ को परखा कैसे जाए, इसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा सके कि वाकई हिग्स बोसॉन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और हिग्स फील्ड जो है वो बनती है। और इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई जिसे हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC कहते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे है। आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं और इसे CERN कंडक्ट करती है। यहाँ पर देखें ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है और फिर वो कोलाइड करते हैं आपस में और हमें रिजल्ट मिलते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें जो हैं, दो जगह याद रखने की ज़रूरत है, एक है एटलस और दूसरा है CMS। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसर्स लगे होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है, CMS और एटलस। और जो प्रोटॉन्स हैं या मुख्तलिफ पार्टिकल्स उनको इसमें एक्सेलरेट किया जाता है और फिर उनकी कोलिजन्स होती हैं, और वो कोलिजन्स जो हैं जब वो टकराते हैं उनसे जो डाटा आता है वो एटलस और CMS में हम उनको बहुत डीपली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इस हैड्रॉन कोलाइडर जो है इसमें सिर्फ एक एक्सेलरेटर ही नहीं है, बड़ी लूप नहीं है, बल्कि इसमें छोटी कई लूप्स हैं। छोटी लूप्स से होता हुआ जब प्रोटॉन्स या जो भी पार्टिकल्स आते हैं तो उनकी एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जा चुकी होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को $10 बिलियन से बनाया गया और इस पर 10 साल लगे। इसको तकरीबन 1998 में शुरू किया गया और इसमें हमें करते क्या थे, हम इसमें यूनिवर्स में देखते थे कि हमारे माजी में हमारे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। यानी ये एक किस्म की हमारी आँख है जो हमें यूनिवर्स में पीछे लेके जाती है। हम पास्ट में देख सकते हैं इस हाइड्रॉन कोलाइडर से और इससे एक्सपेरिमेंट करके। अब इसमें हमने करना क्या है, हमने इसमें देखना है कि क्या वाकई एक ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसे हिग्स बोसॉन हम कहते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स में सामने आया है, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड कराएंगे। प्रोटॉन्स को जब हम टकराएंगे तो उससे जो डेब्रिस मिलेगा, उससे जो गार्बेज आएगी, उसमें हम देखेंगे कि क्या वो पार्टिकल जो है वो हमें कहीं नज़र आता है। अब उसके लिए हमने हाइड्रोजन का एक सिलेंडर लिया। ये देखिए ये हाइड्रोजन का सिलेंडर है, इससे हमें हाइड्रोजन मिलती है। बस इतना हाइड्रोजन का सिलेंडर है और इससे जितने भी इसके अंदर एटम्स हैं उनको हम कोलाइड कराएंगे। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको हाइड्रोजन आयन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें प्रोटॉन चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही आप हाइड्रोजन से ख़त्म करेंगे तो वो H+ एक हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, तो वो सिंपल एक प्रोटॉन होगा। और हम ट्रिलियंस ऑफ प्रोटॉन जो है वो इसमें भेजेंगे, इसमें इंजेक्ट करेंगे। और जब वो इसमें एक्सेलरेट करेंगे तो उसके बाद पहले वो क्या करेंगे, पहले वो छोटे एक्सेलरेटर्स में एक्सेलरेट करेंगे, और जब वो छोटे एक्सेलरेटर में एक्सेलरेट करने के बाद फिर हम उसको बड़े एक्सेलरेटर में लेके आएंगे और वो स्पीड ऑफ लाइट से कुछ कम स्पीड पर ट्रैवल कर रहे होंगे। हमें ये डर होता है कि प्रोटॉन्स जो है वो स्ट्रेट पाथ में रहे, और उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस LHC में बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स लगाए गए हैं। इसमें 1000 से ऊपर बहुत बड़े सुपर मैग्नेट्स लगाए गए हैं, जिनकी फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोटॉन्स जो हैं वो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, वो डाइवर्ट नहीं करते, वो दाईं तरफ या बाईं तरफ डाइवर्ट नहीं करते। ये एक मेरे पास लोकोमोटिव है और इसमें एक सुई है, और मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो सुई एक्चुअली इसमें है कि नहीं है। तो मैं ये करूँगा कि मैं 2 ट्रेनों के लोकोमोटिव्स को आपस में टकराऊँगा और उनसे उनका गार्बेज दूर दूर तक फैलेगा, और जो गार्बेज उनका दूर दूर तक फैलेगा उसमें मैं ढूंढूंगा कि क्या वो मुझे कहीं सुई नज़र आती है या मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे मुझे शुबा हो कि ये सुई है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा है। जब हम प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड करेंगे तो उससे जो डेब्रिस मिलेगा उसको हम बहुत कीनली मॉनिटर करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें कहीं हिग्स बोसॉन जो है वो मिलता है। इसके लिए हमने प्रोटॉन्स जो है वो इसमें इंजेक्ट किए, ट्रिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स, और उनको बहुत तेज़ स्पीड पे लेके गए। बहुत कम ऐसे प्रोटॉन्स होंगे जो कि कोलाइड करेंगे, ज़्यादातर प्रोटॉन्स जो है वो सीधे निकल जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। बहुत कम प्रोटॉन्स जो हैं वो इसमें
कोलाइड करेंगे, और जब इनकी कोलिजन्स होगी तो यहाँ पर दो जगह पर पैरेलल में हम रीडिंग्स लेंगे, एटलस पे भी लेंगे और CMS में भी लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। जैसे ही प्रोटॉन आपस में कोलाइड किए तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो हैं वो जनरेट हुए। अब वो पार्टिकल्स जिनको हम पहले जानते थे उन पे हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं की, तवज्जो नहीं दी। एक चीज़ और भी सामने आई और वो ये कि जो हिग्स बोसॉन है वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए उनकी लाइफ होती है और वो डिके कर जाते हैं। अब वो क्वार्क्स में भी डिके कर सकते हैं, वो फोटोन में भी डिके कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ और सब पार्टिकल्स में डिके कर सकते हैं। क्वार्क्स को मेयर करना या दूसरे पार्टिकल्स को मेयर करना और उसके लिए ऐसे फाइन इंस्ट्रूमेंट्स लगाना बहुत मुश्किल था, जबकि लाइट जो है, फोटॉन्स जो है, हम इजीली उनको मेयर कर सकते हैं, उनके एंगल को मेयर कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम फोटॉन्स को मेयर करेंगे। जब क्वार्क डिके करेगा फोटॉन्स में तो हमें पता लग जाएगा, हम उन इवेंट्स को काउंट करेंगे कि कितने फोटॉन्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जहाँ पर हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पर हम उसका मैस जो है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल का मैस जो है उसको एवेलुएट करेंगे। अब इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइन सेंसर्स लगाए और उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट आए वो हैरानकुन थे, क्योंकि CMS और एटलस दोनों के रिज़ल्ट एक ही जैसे थे और उसमें 124 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बहुत ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो जनरेट हो रहे थे। और ये रिज़ल्ट जो है ये एटलस में भी आया और यही रिज़ल्ट CMS में भी आया। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि ये वो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स हैं जिनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, पर वो जब डिके किया उन्होंने फोटॉन्स में तो वो फोटॉन्स जो हैं वो हमें इस मैस पर नज़र आए। ये आप देखें तो ये उसका मैस स्पेक्ट्रम है, और इस वजह से फिर साइंटिस्ट ने 2012 में ये अनाउंस किया कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो है वो वाकई एग्जिस्ट करता है और मैस जो है वो उसकी वजह से चीज़ें अटेन करती हैं। और इस कामयाबी पर जब ये अनाउंसमेंट की जा रही थी CERN में तो उस वक्त प्रोफेसर पीटर हिग्स वहाँ पर मौजूद थे।